गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं ममता बिश्नोई चाणक्य क्लासेज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। स्टूडेंट्स, जो अपनी क्लासेज चल रहे हैं उसमें जो आज मैं आपको टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ सामान्य विज्ञान का, जनरल साइंस का, तो वो टॉपिक है उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र या हम इसको बोलते हैं एक्सक्रेटरी सिस्टम। क्या होता है ये तंत्र? यानी हमारे शरीर में जो वेस्ट मटेरियल बनते हैं, जो अनुपयोगी अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, उनको शरीर से बाहर निकालने वाला जो तंत्र काम करता है उसको क्या बोला जाता है? उत्सर्जन तंत्र या एक्सक्रेटरी सिस्टम। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, मनुष्य के बारे में ही पढ़ते हैं, क्योंकि जो हमारे सामान्य विज्ञान में आता है उसमें मानव के सारे तंत्र आते हैं और उसमें एक आपके सिलेबस में पार्ट ये भी है उत्सर्जन तंत्र। यानी मैं आपको उससे पहले कुछ जीवों के बारे में भी बताऊंगी कि किस जीव में कौन सा उत्सर्जित पदार्थ होता है, कौन सा अंग उसको उत्सर्जित करता है। लेकिन हम अगर विस्तार से पढ़ेंगे तो हम विस्तार से पढ़ेंगे सिर्फ मनुष्य के बारे में, क्योंकि जो मनुष्य का तंत्र है वो आपको पूछा जाता है कि मनुष्य के अंदर उत्सर्जित पदार्थ क्या क्या बनते हैं, उनको जो उत्सर्जित करने वाले अंग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो उत्सर्जन तंत्र के बारे में हम मनुष्य के रूप में ज्यादा विस्तार से पढ़ेंगे। यानी जो मानव शरीर है उसके अंदर जो वेस्ट मटेरियल बनता है मुख्य रूप से वो बनता है यूरिया। यानी अपने रक्त के अंदर जब भोजन का पाचन हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है, तो भोजन से सबसे पहले उत्सर्जित पदार्थ बनता है अमोनिया, और अमोनिया को फिर यूरिया में लीवर के द्वारा बदल दिया जाता है, वृक्क या किडनी लीवर के द्वारा बदल दिया जाता है। तो हमारे जो रक्त के अंदर उत्सर्जित पदार्थ रहता है वो क्या रहता है? यूरिया। अब हमारे रक्त के अंदर यूरिया पड़ा हुआ है, तो इस यूरिया को बाहर उत्सर्जित करने वाला जो अंग होगा उसको हम क्या बोलेंगे? उत्सर्जी अंग। और यूरिया को शरीर से बाहर उत्सर्जित कौन करता है? वृक्क या किडनी। ये किस रूप में करती है? हमारे शरीर से मूत्र के रूप में शरीर से बाहर उत्सर्जित करती है। यानी जो किडनी होती है वो रक्त में से यूरिया को निकाल देगी और उसके साथ कुछ पानी की मात्रा मिलाकर किसके रूप में उत्सर्जित करेगी? मूत्र के रूप में। ठीक है, तो इस सब जो प्रोसेस होता है वो किस प्रकार होगा, किस प्रकार किडनी काम करती है, या किडनी की ऐसी कौन सी सेल्स होती है जो ये सब प्रोसेस करती है, तो हम सब इसमें पढ़ने वाले हैं उत्सर्जन तंत्र में। उससे पहले देखिए उत्सर्जन तंत्र की परिभाषा देख लीजिए आप, कि मानव शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर उत्सर्जित करने वाला तंत्र क्या कहलाता है? उत्सर्जन तंत्र। यानी मानव शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को, मानव शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जित करने वाला तंत्र क्या कहलाएगा? उत्सर्जन तंत्र कहलाएगा। तो आप ये परिभाषा ध्यान रख सकते हो उत्सर्जन तंत्र की, मानव शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर उत्सर्जित करने वाला तंत्र क्या कहलाएगा? उत्सर्जन तंत्र या एक्सक्रेटरी सिस्टम। अब देखिए आपके सामने लिखा हुआ है जीवों में उत्सर्जन, यानी कौन कौन से जीव होंगे, उसके अंदर उत्सर्जित पदार्थ क्या बनेंगे और उनको उत्सर्जित करने वाले अंग कौन से होंगे। तो सबसे पहले आपके सामने लिखा हुआ है मनुष्य। यानी जो मनुष्य होता है उसके अंदर उत्सर्जित पदार्थ मुख्य रूप से क्या बनता है? यूरिया। और यूरिया को शरीर से बाहर निकालने वाला जो अंग होगा उसको क्या बोलेंगे? वृक्क या किडनी। और ये होता है मानव शरीर का उत्सर्जी अंग। तो पॉइंट ध्यान रखना, मानव शरीर में उत्सर्जित पदार्थ मुख्य रूप से क्या होता है? यूरिया। और यूरिया को उत्सर्जन करने वाला अंग कौन सा होगा? वृक्क या किडनी, या इसको आप किडनी भी बोल सकते हो, या सामान्य भाषा में इसको क्या बोलते हैं? गुर्दा। ठीक है, फिर दूसरा अंग जो जीव है वो है मछली। मछली के अंदर उत्सर्जित पदार्थ क्या बनता है? मछली के अंदर उत्सर्जित पदार्थ बनता है अमोनिया, और अमोनिया को भी उत्सर्जित कौन करेगा? वृक्क या किडनी। मनुष्य यूरिया को उत्सर्जित करेगा और जो मछली है वो अमोनिया को उत्सर्जित करेगी। ठीक है, फिर तीसरा आपके सामने क्या लिखा हुआ है? तीसरा जो लिखा हुआ है वो है पक्षी। पक्षी के अंदर उत्सर्जित पदार्थ क्या होता है? यूरिक अम्ल, और यूरिक अम्ल को भी उत्सर्जित कौन करेगी? किडनी। उसी प्रकार सांप, मेंढक, स्तनधारी
इनमें भी उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है, तो सांप में भी उत्सर्जी पदार्थ होगा यूरिक अम्ल, मेंढक में उत्सर्जी पदार्थ होगा यूरिया, और स्तनधारी यानी वैसे देखें तो हम स्तनधारियों में आते हैं, मैमल्स के अंदर आते हैं, तो इनमें उत्सर्जी पदार्थ होता है यूरिया, और इन सब में उत्सर्जन का काम किसके द्वारा किया जाएगा, वृक्क या किडनी के द्वारा। तो आपके सामने ये लिखा हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स हमने ये जो टेबल देखी कि किस जीव के अंदर कौन सा उत्सर्जी पदार्थ होता है और उसको उत्सर्जित करने वाला अंग कौन सा होता है, ठीक है। तो अब जो हम मनुष्य के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे तो एक आपको पॉइंट ध्यान रखना है कि जो मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र है, इसमें अगर आपको पूछा जाए कि मनुष्य का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ क्या है, तो मुख्य उत्सर्जी पदार्थ क्या होगा, यूरिया। और मुख्य उत्सर्जी पदार्थ को जो उत्सर्जित करने वाला अंग होगा उसको क्या बोलेंगे, मुख्य उत्सर्जी अंग। ये तो हो गया मुख्य उत्सर्जी पदार्थ, और मुख्य उत्सर्जी अंग क्या हो गया, वृक्क या किडनी। क्या हमारे शरीर के अंदर सिर्फ यूरिया ही होता है जो उत्सर्जी पदार्थ होता है, एक्सक्रेटरी मटेरियल होता है, तो नहीं, हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसे पदार्थ भी बनते हैं, अलग प्रकार के पदार्थ भी बनते हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक नहीं होते हैं, तो उनका भी शरीर से उत्सर्जन करना पड़ता है। लेकिन अगर मुख्य रूप से पूछा जाए कि मानव शरीर में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है, तो यूरिया, और उसको उत्सर्जित करने वाला मुख्य अंग कौन सा होता है, वृक्क या किडनी। अब देखिए मैं आपको बताती हूँ कि मानव शरीर के अंदर इसके अलावा और कौन कौन से उत्सर्जी पदार्थ बनेंगे। तो सबसे पहले देखिए पसीना, हमारी त्वचा की कोशिकाओं द्वारा पसीना का स्राव किया जाता है, क्योंकि ये वेस्ट मटेरियल है, अपशिष्ट पदार्थ है, तो इसको शरीर से बाहर निकाला जाएगा, तो अन्य उत्सर्जी पदार्थ अपने शरीर में क्या हो गया, पसीना। और पसीनों का उत्सर्जन किसके द्वारा किया जाएगा, क्या किडनी या वृक्क के द्वारा होगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। जो पसीना होगा उसका उत्सर्जन होगा त्वचा में उपस्थित श्वेत ग्रंथियों के द्वारा। ये ग्रंथियां कहां पर पाई जाती है, त्वचा में उपस्थित होती है, जो किसका स्राव करेगी, पसीने का। फिर अपने शरीर में एक उत्सर्जी पदार्थ बनता है अमोनिया। मैंने आपको बताया कि जो सबसे पहले अपने शरीर में उत्सर्जी पदार्थ बनेगा वो बनेगा अमोनिया। फिर अमोनिया को यूरिया में बदलता है कौन, वृक्क, यकृत। अमोनिया को यूरिया में किसने बदला, यकृत या लीवर ने। क्यों बदला, क्योंकि एक तो यूरिया की तुलना में जो अमोनिया होता है ना, वो जहरीला पदार्थ होता है, ये पहला पॉइंट। और दूसरा, अमोनिया को उत्सर्जित करने के लिए जीव को ज्यादा पानी में रहना जरूरी है, तो हमारे आसपास ज्यादा पानी नहीं, क्योंकि हम जलीय जीव नहीं, हम स्थलीय जीव है। तो ये दो कारण है, पहला कि अमोनिया ज्यादा विषैला होता है, दूसरा इसको उत्सर्जित करने के लिए ज्यादा जल की आवश्यकता होती है। इसी कारण अपने शरीर में जो अमोनिया बना ना, उसको यकृत या लीवर ने किस में बदल दिया, यूरिया के अंदर, क्योंकि यूरिया है वो कम विषैला पदार्थ होता है अमोनिया की तुलना में। और दूसरा कारण, यूरिया को उत्सर्जित करने के लिए ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती। अब अपने रक्त के अंदर क्या पड़ा हुआ है, यूरिया, तो यूरिया को बाहर उत्सर्जित किसने कर दिया, वृक्क या किडनी ने। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना कि मानव शरीर का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है अमोनिया, यूरिया, और अन्य उत्सर्जी पदार्थ है अमोनिया और पसीना। दूसरा पॉइंट ये ध्यान रखना कि यूरिया का निर्माण कौन करता है, यूरिया का उत्सर्जन कौन करता है। तो यूरिया का निर्माण कौन करेगा, यकृत या लीवर, और यूरिया का उत्सर्जन कौन करेगा, वृक्क या किडनी। ठीक है, तो ये आप पॉइंट ध्यान रखना। उसके अलावा एक उत्सर्जी पदार्थ होता है कार्बन डाइऑक्साइड। आपने अगर श्वसन तंत्र का वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि मानव शरीर के अंदर जब रक्त का शुद्धिकरण होता है फेफड़ों के अंदर, यानी गैसों के रूप में, पूर्ण रूप से शुद्धिकरण वृक्क या किडनी में होगा, अभी मैं आगे बताऊंगी। लेकिन रक्त में से कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों में निकाला जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को क्यों निकाला गया, क्योंकि ये हमारे शरीर में एक उत्सर्जी पदार्थ है जो काम की नहीं है, ये गैस, इसलिए इसको शरीर से बाहर उत्सर्जित करने का काम किसने किया था, फेफड़ा या लंग्स ने। तो तीन अन्य उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, पसीना, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड। पसीने का उत्सर्जन करेगी श्वेत ग्रंथियां जो अपनी त्वचा में पाई जाती है। अमोनिया को यूरिया में बदलेगा वृक्क, ये लीवर या यकृत। और तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड जिसका उत्सर्जन किया जाता है फेफड़ों के द्वारा। तो ये अभी तक अपन ने पढ़े कि किस किस जीव में कौन सा उत्सर्जी पदार्थ होता है और उसको उत्सर्जित करने वाला कौन सा अंग होता है। मानव के रूप में अपन ने थोड़ा विस्तार से देखा कि मानव में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ क्या है, उसको उत्सर्जित करने वाला मुख्य अंग क्या है, और उसके अलावा अन्य मानव शरीर में कौन से उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं।
और उनको उत्सर्जित करने वाले अंग कौन से हैं। अब हम देखते हैं उत्सर्जन तंत्र यानी ये किन किन अंगों से मिलकर बना होता है। तो नेक्स्ट देखिए, हमारे अंदर मैंने आपको बताया कि मुख्य उत्सर्जी अंग क्या होता है, वृक्क या किडनी। नाम सुना होगा आपने, या सामान्य भाषा में इसको क्या बोला जाता है, गुर्दा। हमारे अंदर किडनी कितनी होती है, संख्या में 2 पाई जाती है। प्रत्येक किडनी का वजन कितना होता है, 140 ग्राम। और इसका काम क्या है, रक्त का शुद्धिकरण करना। अगर आपको एक लाइन में पूछे कि रक्त का शुद्धिकरण मानव के किस अंग में होता है, तो आपको ध्यान रखना आंसर आएगा वृक्क या किडनी। देखिए, वैसे तो रक्त का शुद्धिकरण फेफड़ा भी करता है, यकृत भी करता है। कैसे करता है, फेफड़े ने कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल लिया रक्त में से, तो रक्त शुद्ध हो गया। जो यकृत था उसने क्या किया, रक्त में से अमोनिया को हटा दिया और यूरिया में बदल दिया, तो उसने भी रक्त का शुद्धिकरण कर दिया। लेकिन रक्त का पूर्ण रूप से शुद्धिकरण कब माना जाएगा, जब रक्त में से क्या निकल जाएगा, यूरिया। और यूरिया को निकालने का काम कौन करता है, वृक्क या किडनी। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बन सकता है। आपको पूछा जाए कि बताइए मानव शरीर के अंदर मुख्य उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है। अगर आपको पूछा जाए मानव शरीर में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ क्या होगा, यूरिया। अन्य उत्सर्जी पदार्थ क्या क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, पसीना और अमोनिया। फिर आपको पूछ लिया जाए कि मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण करने वाला अंग है। अगर आपको एक आंसर देना है तो आपको आंसर क्या करना पड़ेगा, रक्त। ठीक है। फिर आपको पूछ लिया जाए क्वेश्चन, इसी को घुमा के पूछ लिया जाए कि मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण में कौन कौन से अंग सम्मिलित है, तो कौन कौन से होंगे, फिर सभी का नाम लिखना है, वृक्क, फेफड़ा और यकृत। यानी इसको बोलेंगे किडनी, ये है लंग्स, और ये है लीवर। तो वैसे रक्त का शुद्धिकरण करने में तीनों अंग सहायक है, लेकिन अगर इन तीनों में से भी आपको मुख्य पूछा जाए तो आंसर क्या आएगा, वृक्क या किडनी। ठीक है। तो देखिए जो कार्य है इसका रक्त का शुद्धिकरण करना। अब जो किडनी है ना, वो क्या करेगी, जो अपने शरीर के अंदर किडनी पाई जाती है, इस प्रकार की 2 किडनी होती है, लेफ्ट और राइट। अब किडनी में से एक जो रक्त की नलिका आएगी ना, उस रक्त की नलिका में क्या है, यूरिया है, यूरिया प्लस रक्त। अब किडनी क्या करेगी, इस रक्त में से यूरिया को निकाल लेगी और ये रक्त वापस चला जाएगा, तो रक्त क्या हो गया, शुद्ध हो गया। फिर किडनी ने क्या किया, इस यूरिया के साथ कुछ मिला दिया, पानी। अब यूरिया और पानी का जो मिश्रण होगा उसको क्या बोलेंगे, मूत्र या यूरिन। ये मूत्र वाहिनी के द्वारा किडनी से बाहर चला जाएगा, मूत्राशय में चला जाएगा, और जहां से शरीर से बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है। तो किडनी क्या करती है, रक्त का शुद्धिकरण करती है। किस प्रकार करती है, रक्त में से यूरिया को निकाल कर करती है, और किडनी द्वारा रक्त में से यूरिया को निकालकर रक्त को शुद्ध करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, डायलिसिस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन क्या आता है, अभी तो चलो आप किडनी पढ़ रहे हो, उत्सर्जन तंत्र पढ़ रहे हो, तो आपको समझ में आ रहा है कि हाँ रक्त का शुद्धिकरण हो रहा है, इसको डायलिसिस बोलते हैं। लेकिन फिर घुमा के क्वेश्चन किस प्रकार आता है कि मानव शरीर में डायलिसिस की प्रक्रिया क्या होती है, या क्वेश्चन पूछ लिया कि मानव शरीर में डायलिसिस करने वाला अंग कौन सा है। तो सबसे पहले तो आपको इसकी परिभाषा पता होना चाहिए कि डायलिसिस क्या होता है। डायलिसिस का मतलब है रक्त में से यूरिया को निकालकर रक्त को शुद्ध करने की प्रक्रिया है, वो क्या कहलाती है, डायलिसिस। और ध्यान रखना डायलिसिस करने वाला अंग कौन सा होता है, वृक्क या किडनी। फिर जो अपनी किडनी होगी, ये वृक्क होगा, उसके अंदर कुछ कोशिकाएं पाई जाती है जो किडनी के सारे काम करती है, और उन कोशिकाओं को क्या बोला जाता है, नेफ्रॉन। प्रत्येक किडनी के अंदर 1,30,00,000 नेफ्रॉन संरचनाएं पाई जाती है। अब देखिए 140 ग्राम की छोटी सी किडनी है, और इस एक किडनी के अंदर 1,40,00,000 नेफ्रॉन होंगे। मतलब सोचो आप, ये कितनी छोटी छोटी बारीक नलिकाएं होती है जो एक किडनी में इतनी समा जाती है। लेकिन किडनी के जो भी फंक्शन है, जो भी कार्य है, वो सब कौन करती है, नेफ्रॉन करती है। इसलिए नेफ्रॉन को बोला जाता है वृक्क या किडनी की क्रियात्मक इकाई। इसी के मिलता जुलता एक नाम होता है न्यूरॉन।
आपने देखा होगा वीडियो में कि मैंने आपको बताया था तंत्रिका तंत्र वाले टॉपिक में कि जो न्यूरॉन होता है वो तंत्रिका तंत्र की इकाई होती है। अपना जो ब्रेन है उसके अंदर जो कोशिकाएं काम करती है उनको क्या बोलते हैं, न्यूरॉन। तो ये दोनों एक जैसे नाम है, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है, ध्यान रखना। जो न्यूरॉन है वो तंत्रिका तंत्र की इकाई होती है और जो नेफ्रॉन है वो वृक्क या किडनी की इकाई होती है। ठीक है, तो जब एक पॉइंट और बताना था आपको कि जब वृक्क या किडनी होती है वो रक्त का शुद्धिकरण करती है, मतलब रक्त में से वो क्या निकाल लेगी, यूरिया निकाल लेगी। और यूरिया जब रक्त में से निकलता है तो उसके साथ ही रक्त में अगर कुछ कैल्शियम ऑक्जेलेट के लवण होते हैं वो भी किडनी के अंदर एकत्रित होते जाते हैं। यानी कैल्शियम कुछ होता है वो पत्थर के समान संरचना होती है और इसके जो कण है वो रक्त में से निकाल लेगी ये किडनी। अब ये छोटी छोटी बारीक संरचनाएं क्या है, किडनी में जमने लगेगी और ये पत्थर के जैसी संरचना हो जाएगी जिसको बोलेंगे पथरी। आपने सुना होगा ज्यादातर आपके गुर्दे में पथरी पाई जाती है, फिर मूत्र उत्सर्जित करने में दिक्कत आती है, तो वो किसके कारण आती है, कैल्शियम ऑक्जेलेट के लवणों के कारण। क्वेश्चन आता है कि वृक्क में पथरी या किडनी में पथरी किन लवणों के कारण बनती है, तो कैल्शियम ऑक्जेलेट लवणों के कारण पथरी बनती है। आया समझ में पॉइंट? तो आप इसका यहां तक समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन। आपके सामने दिखाई गई है दो किडनी। अब ये दो आपको अलग अलग कैसे दिखाई दे रही है कि दोनों ये संरचना है, इसमें जो ये वाली संरचना ये बिल्कुल बाहर से दिखाई देती है, इस प्रकार की किडनी दिखाई देती है, रेड रेड सेम के बीज के आकार की, सेम के बीज के समान इसका आकार होता है। हमारे शरीर में इसकी संख्या कितनी होती है, दो होती है। अगर एक किडनी भी हो तो भी काम चल जाता है, इसलिए कभी कभी आपने देखा होगा कई होते हैं वो किडनी डोनेट करते हैं। ठीक है, तो बाहर से जो ये किडनी है वृक्क है आपको इस प्रकार दिखाई देगा और अगर उसका अंदर से काट देखें तो ये इस प्रकार का दिखाई देगा। ठीक है, अब आपको देखिए ये जो संरचनाएं दिखाई दे रही है त्रिभुजाकार, वो संरचनाएं क्या है, नेफ्रॉन, जो है किडनी की क्रियात्मक इकाई, फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। ठीक है, उसके अंदर आपको ये ब्लड वेसल्स दिखाई दे रही है, रक्तवाहिनी आने वाली और जाने वाली। इसमें एक है सीरा और एक धमनी। मैंने आपको बताया था कि जो सीरा होती है वो कैसी होती है, बैंगनी रंग की होती है और धमनी होती है वो लाल रंग की होती है। रक्त वाला टॉपिक अगर पढ़ा होगा स्टूडेंट्स ने तो पता होगा कि जो सीरा होती है वो कैसी होती है, बैंगनी रंग की, मतलब ये क्या है, सीरा, और ये क्या है, धमनी। सीरा है वो रक्त लेकर आएगी जिसके अंदर क्या होगा, रक्त प्लस यूरिया, और धमनी है रक्त को लेकर जाएगी, यानी इसमें क्या होगा, इसमें होगा सिर्फ रक्त, क्योंकि यूरिया को किसने निकाल लिया, किडनी ने निकाल लिया। अब ये रक्तवाहिनी इसमें आई वृक्क या किडनी के अंदर, और किडनी के अंदर जो ये नेफ्रॉन वाली कोशिकाएं थी इन्होंने क्या कर दिया, रक्त में से यूरिया को निकाल दिया और फिर वापस रक्त को शुद्ध करके भेज दिया। अब बाकी प्रोसेस किडनी क्या करेगी, आपको ये जो व्हाइट व्हाइट संरचना दिखाई दे रही ना, पाइप है, ये क्या है, ये है मूत्रवाहिनी। यानी किडनी ने रक्त में से यूरिया तो निकाल दिया, फिर किडनी क्या करेगी, रक्त में अंदर कुछ जो यूरिया है उसके अंदर क्या मिला देगी, पानी, यूरिया प्लस जल, तो ये क्या बन गया, मूत्र बन गया। और इस मूत्र को ये किडनी है इस नलिका में डाल देगी, जहां से यहाँ पर एक त्रिभुजाकार संरचना होती है उसको बोलते हैं मूत्राशय, उसमें इस मूत्र को डाल दिया जाता है, ये वाली भी इसमें भेज देगी। आया समझ में आपको प्रोसेस? मानव शरीर के अंदर किडनी की संख्या 2 होती है, उसका आकार सेम के बीज के जैसा होता है, प्रत्येक किडनी का वजन 140 ग्राम होता है, प्रत्येक किडनी का वजन होगा 140 ग्राम। जो वृक्क है उसकी क्रियात्मक इकाई क्या होगी, नेफ्रॉन होगी। प्रत्येक वृक्क के अंदर 1,30,00,000 नेफ्रॉन पाए जाते हैं जो किडनी का सारा काम करते हैं, यानी रक्त शुद्धिकरण का काम इन नेफ्रॉन की संरचना में होता है। वो रक्त में से यूरिया को निकालेंगे और इस यूरिया के साथ पानी की मात्रा मिलाकर मूत्र के रूप में किस में डाल देंगे, मूत्राशय में डाल देंगे, और रक्त वापस चला जाएगा शरीर में, क्या हो जाएगी, शुद्धिकरण की प्रक्रिया हो जाएगी, यानी डायलिसिस।
अब यदि किसी व्यक्ति में किडनी या वृक्क खराब हो जाता है तो उस व्यक्ति के शरीर से रक्त निकाला जाता है नलिका के माध्यम से, डायलिसिस मशीन होती है वो काम करती है, यानी जो काम अपनी किडनी कर रही है वो बार मशीन के द्वारा किया जाता है। लेकिन ये परमानेंट इलाज नहीं है, क्योंकि बार बार मशीन से ब्लड प्योर करना, वापस शरीर में डालना एक महंगी प्रक्रिया भी है और बार बार इसमें दिक्कत भी आती है। तो इसका परमानेंट इलाज क्या है? किडनी ट्रांसप्लांट करना। तो आप ये जो प्रक्रम है वो ध्यान रखना। डायलिसिस क्या होता है? किडनी द्वारा रक्त में से यूरिया निकाल लेना और रक्त को शुद्ध कर देना, डायलिसिस कहलाता है। ठीक है, ये जो बैंगनी वाली है ये शिरा है और जो लाल रंग वाली है वो है धमनी, और जो आपको ये क्रीम कलर में दिखाई दे रही है ये क्या है? ये है मूत्र वाहिनी, जहां पर किडनी से मूत्र निकलकर मूत्राशय में एकत्रित होता जाता है। फिर हम कुछ पॉइंट देखते हैं। एक पॉइंट ये भी मैंने आपको बताया था, ध्यान रखना कि जो वृक्क में पथरी बनती है वो किन लवणों के कारण बनती है? कैल्शियम ऑक्जेलेट के लवणों के कारण। कैल्शियम ऑक्जेलेट के लवणों के कारण किडनी में पथरी बन जाती है। ठीक है, फिर ये जो किडनी के द्वारा मूत्र बनाया गया, मूत्र में क्या क्या मात्रा होती है, इसका संगठन क्या होता है, तो वो हम देखते हैं। यानी जो मूत्र होता है उसका रंग होता है हल्का पीला, और हल्का पीला रंग देने वाला वर्णक होता है इसके अंदर यूरोक्रोम। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि मूत्र का हल्का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है, तो मूत्र का हल्का पीला रंग यूरोक्रोम वर्णक के कारण होता है। जो मूत्र की पीएच होती है वो होती है 6.6 यानी 6.6, यानी ये लगभग उदासीन होता है। आपको पता होगा जिस विलयन की पीएच 7 होगी वो उदासीन होगा, जिसकी 7 से कम होगी वो अम्लीय, और जिसकी 7 से ज्यादा होगी वो क्षारीय। और 7 से कम अगर 7 के आसपास है तो वो हल्का अम्लीय होगा, और 7 से ऊपर है लेकिन 7 के आसपास है तो हल्का क्षारीय होगा। लेकिन अगर 13-14 के आसपास है तो वो प्रबल क्षारीय होगा, और 1-2 के आसपास अगर पीएच है तो वो प्रबल अम्लीय होगा। तो ये वैल्यू है तो 7 से कम लेकिन 7 के आसपास ही है, मतलब ये कैसा होता है? हल्का अम्लीय। फिर जो मूत्र होता है उसके अंदर पानी की मात्रा कितनी होती है? 95%। यूरिया होता है 2.7%, लवण होता है 2% और यूरिक एसिड होता है 0.3%। अब देखिए यहाँ पर ये नाम आया यूरिक अम्ल। पक्षियों में, सांप में, उनमें उत्सर्जित पदार्थ मुख्य रूप से यूरिक अम्ल होता है, लेकिन हमारे मूत्र में थोड़ी बहुत यूरिक अम्ल की मात्रा होती है। और कभी कभी आपने एक नाम सुना होगा गठिया रोग, उसके अंदर क्या होता है? यूरिक अम्ल मूत्र के साथ उत्सर्जित ना होकर अपने शरीर के जॉइंट्स में जमा होने लगता है, जैसे हाथों के जॉइंट्स, पैरों के जॉइंट्स। तो उस टाइम जो हड्डियों का जो जॉइंट्स का मूवमेंट होता है वो कम हो जाता है, या अगर आप मूवमेंट करते हो तो दर्द होने लगता है। उस रोग को क्या बोलेंगे? गठिया। तो ध्यान रखना, गठिया रोग में कौन सा अम्ल जम जाता है? तो गठिया रोग में शरीर में यूरिक अम्ल का जमा हो जाता है। ठीक है, फिर मूत्र में गंध का कारण आप देखते हो कि कई बार टॉयलेट और बाहर मूत्रालय बने हुए होते हैं, उनके आसपास आपको मूत्र की बहुत ज्यादा गंध आती है। तो वो पूछा जाता है कि मूत्र में गंध का कारण क्या है? तो आप सोचते होंगे कि मूत्र के अंदर तो मुख्य रूप से क्या है? यूरिया है, तो यूरिया के कारण गंध आनी चाहिए, लेकिन रियल में वो गंध अमोनिया के कारण आती है, क्योंकि अमोनिया है वो एक बहुत गंध युक्त गैस होती है। अब अमोनिया कहां से है? क्योंकि मूत्र में तो था क्या? यूरिया। तो देखिए, जब मूत्र शरीर से बाहर उत्सर्जित होता है सब, तो इसमें इस टाइम क्या था? यूरिया था। लेकिन जैसे ही मूत्र हवा के संपर्क में आएगा तो जो ये अमोनिया था वो ये जो यूरिया था वो किस में बदल जाएगा? अमोनिया के अंदर। और फिर वो अमोनिया के कारण मूत्र की बहुत ज्यादा क्या आती है? गंध आने लगती है। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मूत्रालयों या टॉयलेट्स होते हैं उनके आसपास जो मूत्र में गंध आती है वो किस कारण आती है, तो आंसर हमेशा क्या आएगा? अमोनिया। भले ही रक्त के मूत्र के अंदर यूरिया होता है, लेकिन जैसे ही वो यूरिया हवा के संपर्क में आएगा तो वो यूरिया किस में बदल जाएगा? अमोनिया में बदल जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट आप ध्यान रखना, मूत्र में गंध का कारण। ठीक है, उसके अलावा अगर एक पॉइंट और भी ध्यान रखना कि एक स्वस्थ मनुष्य प्रतिदिन 1.5 लीटर मूत्र का उत्सर्जन करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक आपके था ये टॉपिक उत्सर्जन तंत्र। इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में कमेंट कीजिए। मैं आगे क्लास रखूंगी जिसमें जितने भी स्टूडेंट्स के डाउट होंगे उन डाउट का सॉल्यूशन की जाऊंगी। थैंक यू।